चलिए, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो हैं पढ़ रहे थे पिछले क्लास में राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। तो दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत संगम वंश पढ़ लिए हैं। संगम वंश के बाद जो है चोल वंश पढ़ लिए हैं, पल्लव पढ़ लिए हैं, चालुक्य पढ़ लिए हैं, राष्ट्रकूट पढ़ लिए हैं। दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत यही 5 प्रमुख राजवंश था, सबको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को आगे जो कुछ देखना है, प्राचीन भारतीय इतिहास में गिना चुना 2-3 टॉपिक है। ऐसे प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है। प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है। एक पाल वंश और सेन वंश को देखना है, दूसरा कश्मीर के राजवंश को देखना है, और तीसरा राजपूत वंश को देखना है। और राजपूत वंश के विषय में मध्यकाल में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। तो राजपूतों को विशेष तौर पर मध्यकाल में ही हम लोग पढ़ेंगे। राजपूत राज्यों के शासन का अंत करते हुए ही मुस्लिम शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी राजपूत राजा को पराजित किया था, अकबर राजपूत राजा को पराजित किया था। तो मूल तौर पर जो राजपूत राजवंश है, राजपूत राजवंश जो है प्राचीन में तो नहीं ही पढ़ने होते हैं, मध्यकाल में मुख्य तौर पर राजपूतों के विषय में पढ़ने होते हैं। लेकिन नोट में जो है थोड़ा बहुत प्राचीन में जो है राजपूतों के विषय में है, तो प्राचीन में भी राजपूत को पढ़ लेंगे और मध्यकाल में भी राजपूत को पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के आज और एक क्लास और 2 क्लास प्राचीन खत्म, सोमवार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी। ठीक है, तो प्राचीन आपका खत्म होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा प्राचीन का टेस्ट देने के लिए। और जितना नोट में है, जितना बताए हैं, 100 में 100 आना चाहिए। और नहीं तो टेस्ट लेकर के नानी याद दिला देंगे हम, जो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। और टेस्ट कब होगा वो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि टेस्ट का डेट घोषित कर देंगे तो फिर आप तो हमारे चक्कर में आएंगे नहीं कि कहीं मार न खा जाए। तो इसलिए लड़का हो या लड़की, आप भ्रम में नहीं रहेंगे कि लड़की हैं तो आपका आरती उतारेंगे। आप भ्रम में नहीं रहेंगे, हम कूटते हैं, समझ गए। तो प्राचीन खत्म होने वाला है, तैयार रहिए, रिवीजन कीजिए प्राचीन का बार बार। और जो हो गया है उसका हमेशा रिवीजन करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। तो जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से आगे जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वह है आपको पाल वंश। क्या है? पाल वंश। तो पाल वंश को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पाल वंश, पाल वंश पाल वंश देखिए, एक आवश्यक सूचना है। बगल में संप हाउस है, उसमें काम उम हो रहा है, तो जो है उसका कंपन क्लासरूम में आ सकता है और आपको लगेगा 2 से 3 तीव्रता का भूकंप है, लेकिन भूकंप है नहीं। तो अकबकाइएगा नहीं, घबराना नहीं है, समझ गए? कुछ नहीं होगा आपको। पाल वंश आपको उत्तर भारत में है। देखिए कहां छलांग मार रहे हैं। ईरो छोड़ दिया कीजिए लड़की लोग के लिए, ठीक है? पूरा छोड़ के बैठिए। लड़की के पीछे काहे बैठते हैं आप लोग? मत बैठा कीजिए, इधर अपना बैठा कीजिए या ऊपर में जाकर के बैठिए। ईरो पूरा लड़की के लिए छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? का दिक्कत? का दिक्कत है?
कोई दिक्कत है का? नहीं ना, तब फिर काहे अकबकाते हैं? का हुआ एकरा? का ब्लड का जरूरत है तो ब्लड प्रिंस से मिलवा दीजिए ना, प्रिंस से मिलवा दीजिए, वो अपना करेगा। ठीक है। हाय, क्या हुआ? यानी ब्लड का जो रहता तो पालक का साग खाए। एक से एक नमूना सब है। लड़की लोग का काम तो तुरंते हो गया, लड़की लोग तो एक रोज बोली टीवी लगना चाहिए, तुरंत लग गया। बताइए लड़की लोग को कितना हम मानते हैं। अच्छा, उठा के पूछेंगे, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना, हम यही टीवी वहां लगा देंगे, समझे? बकलोल भी। हाय, ओ फैनो लग गया, हवा देता है। हाँ, शांत रहिए, अब पढ़िए न हो। चलिए, आपको वर्धन वंश, वर्धन वंश का नाम आपने सुना है? सुना है आपने? प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, अर्जुन जैसे शासक हुए थे। वर्धन वंश, वर्धन वंश के सबसे महान शासक हुए थे, उनका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासन लगभग पूरे उत्तर भारत में था, सिवाय कश्मीर के। कश्मीर में हर्षवर्धन का शासन नहीं था। सिवाय कश्मीर के पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। बिहार और बंगाल में भी हर्षवर्धन का शासन था। बिहार और बंगाल में भी हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन के निधन होने के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस क्षेत्र में शासन को देखने वाला कोई था ही नहीं, और सबसे ज्यादा अराजकता की स्थिति बिहार और बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिली। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस अराजकता से निपटने को लेकर बिहार और बंगाल के क्षेत्र के लोगों ने अपने में से ही एक गोपाल नामक व्यक्ति को बिहार और बंगाल का शासक घोषित कर दिया। गोपाल नामक व्यक्ति को बिहार और बंगाल का शासक घोषित कर दिया। और गोपाल को जब शासक घोषित किया गया, तो गोपाल ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन करने को लेकर 8वीं सदी के मध्य में, गोपाल ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन करने को लेकर 8वीं सदी के मध्य में एक राजवंश की स्थापना कर लिया, जिसे पाल वंश कहा जाता है। अर्थात जो पाल वंश है, पाल वंश के संस्थापक हैं आपको गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के शासक, अधिकतर शासक बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म, पाल वंश के जो अधिकतर शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को अपनाया, या यूं कहे बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और जो पाल वंश है, इस पाल वंश के विषय में जानकारी का जो स्रोत है, इस पाल वंश के विषय में जानकारी हमें पालकालीन साहित्यों से मिलती है। जैसे दायभाग हो गया, दायभाग के बाद लोकेश्वर शतक हो गया,
रामचरित हो गया, रामचरित हो गया, और भी कई सारी रचनाएं हैं जिससे हमें पालों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन पाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के ये 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे मौर्यों के विषय में या मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कालिदास की रचनाएं, हर्षवर्धन के विषय में जानकारी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण स्रोत हर्षचरित, बाणभट्ट रचित हर्षचरित। उसी प्रकार से पालवंश के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत ये हैं दाय भाग, लोकेश्वर शतक और रामचरित। इसमें जो दाय भाग है इसके रचयिता है जीमूत वाहन, जीमूत वाहन, जीमूत वाहन है। लोकेश्वर शतक है, इसके रचयिता है वज्रदत्त, इसके रचयिता है वज्रदत्त, वज्रदत्त। और रामचरित है, इसके रचयिता है संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। ये तमाम ऐसे साहित्य है जो हमें पालवंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पालवंश की स्थापना गोपाल ने की, गोपाल ने स्थापना करके शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। और गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने हेतु बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में, बिहार के बिहार शरीफ में या नालंदा के बिहार शरीफ में जो है एक बौद्ध मठ स्थापित करवाया जिसे औदंतपुरी बौद्ध मठ कहा जाता है। एक बौद्ध मठ स्थापित करवाया जिसे औदंतपुरी बौद्ध मठ कहा जाता है। औदंतपुरी बौद्ध मठ कहा जाता है, बौद्ध मठ कहा जाता है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली देखने को मिले हैं, उसी प्रकार से पाल काल में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था। और पाल काल में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली के प्रचलन होने के कारण गोपाल का जब निधन हुआ तो गोपाल के निधन होने के बाद गोपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल बना। गोपाल के निधन होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बना? धर्मपाल, धर्मपाल बना, धर्मपाल। अगर धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल सभी पाल शासकों में, पाल वंश में गोपाल से लेकर मदनपाल तक शासक हुए। गोपाल प्रथम और संस्थापक शासक तथा मदनपाल अंतिम शासक हुए। सभी पाल शासकों में जो सबसे महान पाल शासक है, सबसे महान पाल शासक है आपको धर्मपाल, धर्मपाल। और धर्मपाल भी बौद्ध धर्म को मानता था, धर्मपाल भी जो है आपको बौद्ध धर्म को मानता था। और दूसरी बात यह है कि आपने लास्ट सेशन में सोमवार को हमने आपको पढ़ाया है कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल भी भाग लिया था। पाल वंश के तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक धर्मपाल हुआ। पाल वंश के तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक जो है आपको धर्मपाल हुआ। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया हो है ध्रुव, ध्रुव या धारावर्ष। याद है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है ठाक विद्यार्थी, समझ गए। देखिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों के तरफ से सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग धर्मपाल, राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव या धारावर्ष, और गुर्जर प्रतिहार के तरफ से वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार के तरफ से वत्सराज। वत्स याद रखिएगा, जैसे पहला प्यार का महत्व होता है ना, वैसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम शासकों का महत्व होता है।
समझ गए, महत्व है और पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 1 सेकंड में इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं और तब याद करवा देंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक धर्मपाल, प्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुवयाधारावर्ष और प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज। प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज। तो बता दीजिए तो कन्नौज को लेकर होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक, प्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुवया, प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक आए क्या, प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक व्हाट्स क्लियर, याद रखिएगा। हाँ अभी तो याद हो ही गया, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। चलिए अब देखिए कन्नौज को लेकर, है बतियाना ना, मुंह तोड़ देंगे हम। मछली नहीं बेचना है, इधर लड़की सब उधर आपस में बतियाते रहती है, और जिस पे नजर पड़ गया मुंह तोड़ देंगे हम उसका, ठीक है। कंसंट्रेट होकर के सुनना है सिर्फ हमको, हम ही कौन सुनने आए हैं, है? तो सुनने आए तो आपस में बतियाते का है? नहीं बतियाते हैं। हाँ देखिए धर्मपाल कन्नौज को लेकर होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए। इससे इतर धर्मपाल ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। एक तो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ लड़ा ही, साथ ही साथ इन्होंने कन्नौज का भी अभियान किया, कन्नौज पर भी आक्रमण किया। और जब इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज का शासक था इंद्रायुध। कन्नौज का शासक कौन था? इंद्रायुध। धर्मपाल ने इंद्रायुध को पराजित कर दिया और इंद्रायुध को गद्दी से अपदस्थ कर दिया। और इंद्रायुध को गद्दी से अपदस्थ करके कन्नौज पर अल्पकाल के लिए अपना अधिकार कर लिया। और धर्मपाल ने कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि धर्मपाल ने कन्नौज के ही चकरा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बना दिया। कन्नौज के ही चकरा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बना दिया, कन्नौज का शासक बना दिया। तो धर्मपाल ने कन्नौज का अभियान कर कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर उसे गद्दी से अपदस्थ करके अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक चक्रायुद्ध को बना दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुआ, पाल शासकों की प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुआ। और इसी से प्रभावित होकर गुजराती कवि ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की संज्ञा दी। गुजराती कवि ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। और धर्मपाल जो है आपको बौद्ध धर्म को मानता था, जिस वजह से इन्होंने बिहार के भागलपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो भागलपुर के भीतर जो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख रहे हैं, भागलपुर के भीतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण, भागलपुर के भीतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने ही किया था, धर्मपाल ने ही किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। और सोमपुर जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, सोमपुर के भीतर महाविहार का निर्माण, यानी सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है आपको
धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। और जानते हैं औदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाया है, विक्रमशिला कौन बनाया है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया है? तीनों प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है, तीनों प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। और देखिए ये बात हम आपको पहले भी बोले होंगे, लेकिन अभी फिर बोल देते हैं। देखिए जैसे पहले एगो एग्जाम्पल दे देते हैं, तब बात बोल देंगे। एग्जाम्पल ये है, बीपीएससी में जब पहली बार ऑप्शन ई जुड़ा था 60 से 62वीं बीपीएससी में, 2016 में उसका परीक्षा हुआ था। हाँ 2016 में हुआ था। उसमें एक प्रश्न पूछा था कि तेल किसकी सहायक नदी। 2016 60 से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा था। आंसर जो भी हो उससे मतलब नहीं। 2018 में 1717 पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स परीक्षा हुआ उसमें यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था, तेल किसकी सहायक नदी है। मतलब ये एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि बिहार दरोगा परीक्षा बीपीएससी के क्वेश्चन को रिपीट करता है। मतलब हमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखकर जाना चाहिए। देखिए जो परीक्षा होता है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिहार दरोगा का तो क्वेश्चन बैंक करके जाना ही है, बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक करके जाना है। अगर आप बिहार दरोगा और बीपीएससी दोनों का सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी करके चले जाते हैं ना, अच्छे से 25 से 30 मार्क आराम से आ जाएगा। आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ दोनों क्वेश्चन बैंक करके चले जाइए, तब पर भी 25 से 30 मार्क आपको आ जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन में अगर आप जो है 40वीं बीपीएससी से लेकर वर्तमान बीपीएससी तक के क्वेश्चन और बिहार दरोगा का जितना परीक्षा हुआ उतना, तो आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 25 से 30 थोड़ा लग रहा है ज्यादा बोल रहे हैं, 25 से 30 तो नहीं, तो 15 से 20 तो आराम से करके आ जाइएगा, 15 से 20 आराम से करके आ जाइएगा, समझ गए। तो कुछ बच्चे आकर के हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपके करवाने के अलावा और क्या करें। उनके लिए मेरा ये जवाब है, हमारे करवाने के अलावे जीएस में आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक कीजिए। बिहार दरोगा का तो क्वेश्चन बैंक हम करवा ही रहे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये काम हम 2446 में भी बच्चों से करवाए थे, 2213 में भी बच्चों से करवाए, और आपसे भी करवाना चाहते हैं तो दिशा निर्देश दे रहे हैं। मास्टर का काम दिशा निर्देश देना ही होता है, करना आपका काम होता है। तो अब आप कितने जागरूक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। करना है अच्छी बात है, नहीं करना फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि सफलता सबको मिलता है नहीं। इसलिए धर्मपाल तो बीपीएससी पूछा है, दरोगा नहीं पूछा है, ये सब क्वेश्चन दरोगा नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी पूछा है इसलिए पूछ सकता है, और क्योंकि बिहार का परीक्षा है और बिहार में ये सब शासन क्या है इसलिए भी पूछ सकता है। धर्मपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक बने आपको देवपाल। धर्मपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक कौन बने? देवपाल। धर्मपाल का पुत्र था, धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवपाल बना। देवपाल अपने पिता के साम्राज्यवादी नीतियों को आगे जारी रखा। देवपाल ने ही अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। देवपाल ने ही जो है अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। और पाल शासकों की राजधानी अगर पूछी जाए तो पाल शासकों की राजधानी जो है आपको मुंगेर पाल शासकों की राजधानी हुआ करती थी, जिसको देवपाल ने अपनी राजधानी बनाया था। और कहा जाता है कि देवपाल के समय अरबी यात्री सुलेमान, देवपाल के समय जो है अरबी यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था, और सुलेमान ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है
अपने यात्रा वृत्तांत में सुलेमान ने यह कहा है कि समकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश पाल वंश था, और शक्तिशाली कहते हुए सुलेमान ने पाल वंश को रूहमा कहकर पुकारा है। पाल वंश को रूहमा कहकर पुकारा है, रूहमा रूहमा कहकर पुकारा था। इसके बाद जो आपको देवपाल है, देवपाल के निधन होने के बाद कई सारे शासक बने, लेकिन वे सभी अयोग्य थे। जैसे विग्रहपाल हो गए, नारायण पाल हो गए, ये तमाम शासक बने, लेकिन इन शासकों का कोई खास महत्व तो रहा नहीं। लेकिन आपको कालांतर में जाकर एक शासक बना था महीपाल। कालांतर में जाकर एक शासक बना था महीपाल। महीपाल प्रथम भी कहते हैं या महीपाल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महीपाल प्रथम कहिए या महीपाल कहिए, दोनों एक ही बात है। महीपाल ने पालों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाकर पाल शक्ति को पुनर्गठित किया। पाल शक्ति को पुनर्गठित किया। यही कारण है कि महीपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। महीपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही पाल शक्ति को इन्होंने पुनर्गठित किया और बंगाल और बिहार को एक सूत्र में बांधा, यह जानकारी मिल गई किसको? तो यह जानकारी मिली आपको राजेंद्र प्रथम को, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम। आप याद कीजिए, कुछ याद है? हाँ, सही में याद? भगवान कसम, मम्मी कसम, पक्का? अच्छा, चलिए गुरुजी उठ जाइए। हाँ, शैलेंद्र साम्राज्य को जीतकर चोल साम्राज्य में किसने मिलाया? राजराज प्रथम। ये क्या बोल रहा है? बगल वाले सुन के बताइए, क्या बोल रहा है जी? राजेंद्र प्रथम। हाँ, बैठ जाइए। राजेंद्र प्रथम मालदीव को जीतकर, हाँ, राजराज प्रथम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप याद कीजिए, महीपाल जैसे पाल शक्ति को पुनर्गठित किया, राजेंद्र प्रथम को पता चल गया, और राजेंद्र प्रथम बड़ी साम्राज्य का भूखा था, साम्राज्यवादी शासक था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल का अभियान किया, और राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल का अभियान किया तो उस समय बंगाल के शासक यही महीपाल था जो भाग गया। समझ गए? जो भाग गया। और फिर राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो शासक ये भी निकम्मा साबित हो गया। शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में तो थोड़ा अच्छा शासक साबित हुआ, लेकिन राजेंद्र प्रथम का सामना ये नहीं कर पाए। लेकिन महीपाल प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान एक दूत मंडल तिब्बत भेजा था। इन्होंने महीपाल प्रथम ने या महीपाल ने अतीसा के नेतृत्व में, अतीसा विद्वान का नाम था, अतीसा नामक विद्वान के नेतृत्व में जो है एक दूत मंडल तिब्बत भेजा था। एक दूत मंडल तिब्बत भेजा था। महीपाल प्रथम के बाद भी कई सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व तो रहा नहीं। पाल वंश के अंतिम तौर पर अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो पाल वंश के अंतिम तौर पर अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है आपको मदन पाल का। मदन पाल का। और जब बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश के शासन की समाप्ति हुई, तो पाल वंश के शासन की समाप्ति के बाद बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश के शासन की स्थापना हुई। कौन से वंश? सेन वंश। कौन से वंश? सेन। तो आगे हम सेन वंश के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं एक सेकंड में पाल वंश को आप पढ़ ले। पढ़िए जल्दी पाल वंश। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग भी पढ़िए जल्दी, पढ़ा जाए।
पढ़िए गुरुजी लोग। पढ़ लिए गुरुजी लोग। पढ़ लिए हो? आइए 1 मिनट में याद करते। आइए अब बोर्ड पे आइए। पाल वंश का शासन कहां रहा? बिहार और पाल वंश का शासन कहां रहा? बिहार और पाल वंश के संस्थापक औदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अच्छा, ये जो दाय भाग लोकेश्वर शतक रामचरित है, इससे हमें पाल वंश के विषय में जानकारी मिलती है, हाँ या ना? दाय भाग के रचयिता लोकेश्वर शतक रामचरित। पाल शासक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म ना। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल ना। पाल वंश के सबसे महान शासक कौन था? उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? किसने? प्रथम पाल शासक जिसने कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कौन पाल शासक ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर उसे गद्दी से अपदस्थ कर कन्नौज का शासक चक्रायुध को बनाया? धर्मपाल ने कन्नौज का शासक किसे बनाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। सोमपुर महाविहार का निर्माण। चलिए, धर्मपाल का उत्तराधिकारी। पालों की राजधानी कहां? पाल शासकों की राजधानी। किस पाल शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया? किसने? अरबी यात्री सुलेमान किसके समय आया था? सुलेमान ने किस वंश को रूमा कहकर पुकारा? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर जब अभियान किया था, या बंगाल का जब अभियान किया था, उस समय बंगाल के शासक महिपाल। और पाल वंश के किस शासक ने अतीसा के नेतृत्व में अपना दूत मंडल तिब्बत भेजा? किसने? पाल वंश के अंतिम शासक। चलिए गुरुजी लोग आगे सुनिए। समझ में आ रहा है ना? बताइए, दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, और आप लोग टेस्ट और देते हैं कि ना? देखिए, ऐसे अच्छा बैठिए ना, बताते हैं ना। अरे सुनिए ना महाराज, बता रहे हैं। देखिए, ऑफलाइन एडमिशन अगर टेस्ट में नहीं होता है, ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए, लेकिन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और देखिए, पहला मंथ में कुछ गलती हो गया। पहला मंथ जब टेस्ट शुरू किए तो कुछ गलती हो गया, तो गलती को सुधारेंगे। और दूसरा मंथ से, तो अप्रैल भर तो चलेगा, 1 मई से नया टेस्ट शुरू होगा, यानी सेकेंड सीरीज का टेस्ट शुरू होगा। टाइम वही रहेगा। उसमें जो है, सबसे पहले एडमिशन में जो संस्थान में बच्चा पढ़ता है उसको उसका पहले एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा मंथ से ये चीज ध्यान में हम स्वयं रखे हुए हैं।
समझ गए? एक ये बात है, और दूसरा बात ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फी में जो है, फी दोनों का एक ही रह गया है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन फी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाते हैं और ऑनलाइन तो पीडीएफ। अगर ऑफलाइन 100 रुपया होगा तो ऑनलाइन मात्र 50 रुपया। जानते हैं, हम पढ़ाना शुरू किए थे 50 रुपया से, 50 रुपया से, समझे? 50 रुपया, हाँ 50 रुपया मंथली से, जनरल कंपटीशन में 50 रुपया मंथली से पढ़ाना शुरू किए थे। देखिए 50 रुपया से शुरू किए थे और 50 रुपया पे आ गए। क्या हुआ? क्या बोल? एक सौ, अब क्या बोल रहे हमको पता नहीं चल। 50 रुपया, 5,000, और 50 से 5,000 पे चलेगा। तो मेहनत किए हैं तब ना गए, रिजल्ट दिए हैं तब ना आप मेरे पास। रिजल्ट ना देते तो आप मेरे पास थोड़े रहते। हम यूट्यूबर थोड़े हैं, हम मास्टर हैं, समझे? मेहनत किए हैं, मेहनत के बल पर गए। अभी 5,000 क्या, 10,000 आगे होने वाला है फी, समझे? सेन वंश, देखिए सेन वंश, सेन वंश आगे बीपीएससी का बैच आने वाला अप्रैल माह में आएगा, उसका फी 10,000 रुपया रहेगा, समझ गए? प्रीलिम्स कम मेंस बैच रहेगा। 2024 को टारगेट नहीं करेंगे, 2025 को टारगेट करेंगे, 2025 को टारगेट करेंगे, ठीक है? 2 साल का फाउंडेशन कोर्स रहेगा, बीपीएससी स्पेशल, ठीक है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, ठीक है? पीटी तो अभी हम दरोगा बैच में पढ़ते हैं, आप पीटी में बैठिएगा, निकल जाएगा पीटी, हम लिख के दे सकते हैं ये बात। पीटी के लिए काहे टेंशन लेते हैं आप? मेंस, प्रीलिम्स कम मेंस बैच रहेगा वो, ठीक है? प्रीलिम्स कम मेंस बैच। और देखिए टेस्ट मारिए, अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो सेकेंड मंथ से हम स्वयं इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, समझ गए? एडमिशन काउंटर पे हम बोल देंगे कि जो अपना बच्चा है सबसे पहले उसका एडमिशन लेना है। उससे अगर क्लासरूम भर गया तो बाहरी बच्चा का नहीं लेना। पहले जो आप मेरे पास आए, पहले आप मेरे लिए जरूरी हैं, बाद में बाहरी बच्चा जरूरी है, समझ गए? हाँ? शाम में 3 से 5 में शुरू होने वाला है जल्दी। अब शांत रहिए ना, आइए ना। सेन वंश, सेन वंश का शासन जो है, सेन वंश का शासन जो है आपको बिहार और बंगाल के क्षेत्र में ही रहा था। जिस प्रकार से पालों का शासन बिहार और बंगाल के क्षेत्र में रहा था, पाल वंश के स्थान पर ही बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश के शासकों ने शासन किया था। सेन वंश के जो शासक थे, ये पालों से इतर शैव धर्म को माना करते थे, शैव धर्म को माना करते थे। जहां पाल शासक बौद्ध धर्म को माना करते थे, वहीं जो सेन वंश के शासक थे, सेन वंश के शासक शैव धर्म को माना करते थे। सेन वंश के अधिकतर शासकों ने शैव धर्म को माना, कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म को भी माना, लेकिन अधिकतर शासकों ने शैव धर्म को माना। इसलिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेन वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो आप आंसर बोलेंगे शैव धर्म। क्या बोलेंगे? और जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं, हम तो पूछेंगे, आप ही से खड़ा हो जाइए। संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। लड़का ठीक है, बैठ जाइए। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से रुद्रदामन जो है शक शासक न था, शक शासक, अरे शक शासक था, सभी शक शासकों में सबसे महान रुद्रदामन ही था। शक शासक रुद्रदामन ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृत भाषा में थे। उसी प्रकार से जो सेन वंश है, सेन वंश प्रथम राजवंश हुआ और सेन वंश के शासक
प्रथम शासक हुए, सेन वंश के शासक प्रथम शासक हुए, जिसने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में जारी किया, अपना अभिलेख हिंदी भाषा में जारी किया, हिंदी भाषा में। तो सेन वंश के शासकों ने अपना अभिलेख जो है हिंदी भाषा में जारी किया, हिंदी भाषा में जारी किया। तो हिंदी भाषा में अभिलेख जारी करने वाला प्रथम राजवंश है आपको सेन। जिस प्रकार पाल वंश के विषय में जानकारी हमें दायभाग, लोकेश्वर शतक, रामचरित से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो सेन वंश है, सेन वंश के विषय में जानकारी हमें गीत गोविंद, दान सागर, अद्भुत सागर, अद्भुत सागर, देवपारा प्रशस्ति, विजय प्रशस्ति, विजय प्रशस्ति लेख, ये तमाम साहित्य और प्रशस्ति लेख है जो हमें सेन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें सेन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इसमें से जो गीत गोविंद है, इसके रचयिता जयदेव है। दान सागर है, इसके रचयिता बल्लाल सेन है, बल्लाल सेन है। अद्भुत सागर है, इसके भी रचयिता बल्लाल सेन ही है, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय लक्ष्मण सेन को जाता है। यानी अद्भुत सागर के रचयिता बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन दोनों है। अद्भुत सागर लिखना प्रारंभ किया था बल्लाल सेन ने, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सका, बाद में जाकर इसको पूरा किया लक्ष्मण सेन ने। तो इसके रचयिता बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन दोनों। देवपारा प्रशस्ति के रचयिता धोई, देवपारा प्रशस्ति के रचयिता धोई, कवि धोई, कवि धोई। और विजय प्रशस्ति के रचयिता श्री हर्ष, विजय प्रशस्ति के रचयिता श्री हर्ष, श्री हर्ष। तो ये तमाम साहित्य और रचनाएं हैं, लेख है, जो हमें सेन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इन रचनाओं और प्रशस्ति लेखों से ही हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो सेन वंश की स्थापना जो है आपको सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। और सामंत सेन ने राढ़ बंगाल में पड़ता है। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना राढ़ में किया और अब उन्होंने अपनी राजधानी यानी सामंत सेन ने अपनी राजधानी नवद्वीप को बनाया और नवद्वीप भी बंगाल में ही पड़ता है। सामंत सेन ने अपनी राजधानी नवद्वीप को बनाया, नवद्वीप को बनाया और नवद्वीप को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। नवद्वीप को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। सामंत सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजय सेन बना। सामंत सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजय सेन बना। विजय सेन बना। आगे विजय सेन के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले खड़ा हो जाइए। रेड टोपी, हाँ बताइए। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, बैठना ना है। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, वर्धन वंश का, वर्धन वंश, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। बैठ जाइए। जिस प्रकार से गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की, उसी प्रकार से सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन हुआ। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन हुए। विजय सेन ने
परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ये तमाम उपाधियां विजयसेन के द्वारा धारण की गई थी। और विजयसेन शैव धर्म को मानता था। विजयसेन जो है आपको शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म, विजयसेन शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। जिस प्रकार से चोल वंश के शासक राजराज प्रथम भगवान शिव के सम्मान में अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, उसी प्रकार से विजयसेन ने बंगाल के देवपारा में, विजयसेन ने बंगाल के देवपारा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे प्रदुमनेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, जिसे प्रदुमनेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। तो बंगाल के देवपारा में प्रदुमनेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, प्रदुमनेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है आपको विजयसेन ने करवाया। और विजयसेन साम्राज्यवादी शासक भी था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने को लेकर कई सारे सेना अभियान भी किए, और अपने सेना अभियान के क्रम में विजयसेन ने मिथिला और नेपाल, मिथिला और नेपाल जैसे क्षेत्रों को जीतकर विजयसेन ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और विजयसेन के विजय अभियान से, विजयसेन के विजय अभियान से श्रीहर्ष नामक विद्वान, विजयसेन के विजय अभियान से श्रीहर्ष नामक विद्वान काफी प्रभावित हुए। और श्रीहर्ष नामक विद्वान प्रभावित होकर जो है विजयसेन की उपलब्धियों को गिनाने को लेकर, विजयसेन की उपलब्धियों को गिनाने को लेकर विजय प्रशस्ति की रचना किया। और विजय प्रशस्ति की रचना आपको श्री हर्ष ने किया है, श्री हर्ष ने किया है। सेन काल में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था, जिस वजह से सेन वंश के अगले शासक, विजयसेन के बाद सेन वंश के अगले शासक विजयसेन का पुत्र बल्लाल सेन बना। विजयसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बना? बल्लाल सेन, बल्लाल सेन बना। और अगर हम बल्लाल सेन की बात करें तो यह भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी था। अपने पिता के साम्राज्य के विस्तारवादी नीति को इन्होंने आगे बढ़ाया। और बल्लाल सेन साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कई सारे विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। इनके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे और इन्होंने, ये स्वयं भी विद्वान थे, इन्होंने ही दान सागर, अद्भुत सागर जैसे ग्रंथ की रचना की है। दान सागर तो पूरा लिख दिए थे, लेकिन अद्भुत सागर की रचना ये आधा ही कर पाए थे। बाद में जाकर बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी जब उसका पुत्र लक्ष्मण सेन बना, तो लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया, अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया। और इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल के भीतर ब्राह्मण और कैस्टों के बीच, ब्राह्मण जाति है, कैस्ट जाति है, कैस्ट जाति है, ब्राह्मण और कैस्ट जाति के बीच जाकर जाति प्रथा को बढ़ावा दिया, जाति प्रथा को बढ़ावा दिया, कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। तो बंगाल के भीतर जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा देने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। बल्लाल सेन के बाद बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी इसका पुत्र लक्ष्मण सेन बना। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कौन बना? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। जिस प्रकार से पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल, उसी प्रकार से सेन वंश के सबसे महान शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश के सबसे महान शासक कौन? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू महान शासक कहा जाता है। लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू महान शासक कहा जाता है। लक्ष्मण सेन
गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रकार का संवत चलाया जिसे लक्ष्मण संवत कहा जाता है। और लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1178 ईस्वी में जो लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा था, इस उपलक्ष्य में ही उन्होंने जो संवत चलाया, उस संवत को ही हम लोग लक्ष्मण संवत कहते हैं। उस संवत को ही हम लोग लक्ष्मण संवत कहते हैं, लक्ष्मण संवत कहते हैं। लक्ष्मण संवत का प्रचलन इन्होंने किया और ये शैव धर्म को नहीं मानता था, बल्कि ये वैष्णव धर्म को मानता था। भगवान विष्णु की उपासना किया करता था, वैष्णव धर्म को मानता था और भगवान विष्णु की उपासना किया करता था। और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए, है खड़ा हो जाइए, हाँ बोलिए, आगे वाले बैठिए, अरे बैठिए ना आप लोग, खड़ा हो गया जिसको खड़ा होना। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है क्या? जोर से बोलिए। समुद्र गुप्त, हाँ सही है, समुद्र गुप्त। नोट में गलती था, सुधार करवा दिए थे, कुछ याद है? हाँ, समुद्र गुप्त। चलिए, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। इन्होंने ही जो है आपको अद्भुत सागर को पूर्ण रूप प्रदान किया। विद्वान थे, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद। गीत गोविंद जानते हैं? ये ऐसा साहित्य है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इसके विषय में ना पूछा होगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। मतलब गीत गोविंद नामक जो ग्रंथ है वह सेन कालीन है, सेन कालीन, सेन कालीन है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ही नहीं बल्कि पवन दूत के रचयिता धोई, पवन दूत के रचयिता कवि धोई, ब्रह्मन सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध, ब्रह्मन सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध, हलायुद्ध। ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये सभी के सभी जो है आपको लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के निधन होते ही सेन वंश का पतन होना शुरू हो गया और फिर कुछ वर्षों बाद सेन वंश का पतन हो गया और बिहार और बंगाल पर तुर्की मुसलमानों का कब्जा हो गया। बिहार और बंगाल पर तुर्की मुसलमानों का कब्जा हो गया और जो अंतिम सेन शासक है, अंतिम सेन शासक के तौर पर चर्चा मिलता है केशव सेन का। अंतिम सेन शासक के तौर पर चर्चा मिलता है केशव सेन का, केशव सेन का चर्चा मिलता है। ठीक है, अब 1 मिनट में इसको भाई जी लोग पढ़ जाइए जल्दी से। पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हैं मुंह देखिए आप। 1 मिनट में पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए?
पढ़ लिए गुरुजी लोग? गुरुजी लोग पढ़ लिए? आए याद करे, आ जाइए। बंगाल और बिहार में पाल वंश के शासन की समाप्ति के पश्चात कौन वंश के शासन की स्थापना? कौन वंश? सेन वंश का शासन कहां रहा है? बिहार और पालों के शासन की समाप्ति के पश्चात बिहार और बंगाल में कौन वंश का शासन? सेन वंश के शासक कौन धर्म को मान? कौन धर्म? सेन वंश के शासक कौन धर्म को मानता? सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अभिलेख लिखने वाला राजवंश। हिंदी भाषा में अभिलेख लिख सेन वंश की स्थापना किसने किया? सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? सामंत सेन का उत्तराधिकारी। सामंत सेन का उत्तराधिकारी। विजय सेन के विजय अभियान के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती? विजय सेन के विजय अभियान के विषय में जानकारी कहां से? विजय प्रशस्ति। विजय प्रशस्ति के रचयिता, विजय प्रशस्ति के रचयिता, देवपारा प्रशस्ति के रचयिता धोई। देवपारा प्रशस्ति, देवपारा प्रशस्ति, देवपारा प्रशस्ति। अद्भुत सागर, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। अद्भुत सागर, बल्लाल सेन और अद्भुत सागर। दान सागर, दान सागर। गीत गोविंद, गीत गोविंद। अच्छा, विजय सेन कौन धर्म को मानता था? विजय सेन किस धर्म को मानता? विजय सेन किस धर्म को मानता था? और भगवान शिव के सम्मान में विजय सेन ने देवपारा में कौन सा शिव मंदिर बनवाया? कौन सा शिव मंदिर? प्रद्युम्नेश्वर शिव। तो देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर किसने बनाया? देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर किसने बनाया? विजय सेन। सेन वंश के किस शासक ने मिथिला और नेपाल को जीतकर मिलाया? मिथिला और नेपाल को जीतकर मिलाया। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन धर्म को मानता था? शैव धर्म। कौन धर्म को? बल्लाल सेन कौन धर्म को मानता? बल्लाल सेन कौन धर्म को मानता? शैव धर्म को। बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को बढ़ावा किसने दिया? दान सागर के रचयिता। अद्भुत सागर की नींव किसने रखी थी? बल्लाल। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी, बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू महान शासक, सॉरी, अंतिम हिंदू महान शासक, अंतिम हिंदू महान शासक। और इन्होंने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। किसको बनाया था? लखनौती। वो भी बंगाले में। कहां है? तो सेन वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया? सेन वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया? सेन वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया? किसने? लक्ष्मण संवत कौन चलाया? लक्ष्मण संवत कौन चलाया? कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को? परम भागवत की उपाधि किसने धारण? परम भागवत की उपाधि गीत गोविंद के रचयिता पवन दूत। पवन दूत, ब्राह्मण सर्वस्व। ये जो जयदेव धोई हलायुध है, ये सब किसके दरबार में रहता? किसके दरबार में? अच्छा, अंतिम सेन शासक। अंतिम सेन शासक केशव। देखिए, चोल वंश में जो है, चोल वंश, चोल वंश क्या? चोल वंश। जैसे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जैसे कहा जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र। ये बात हम आपको नहीं लिखाए थे, आज डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हैं। तो आप चोल काल में देखिए, सुनिए, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। थोड़ी आप लोग तुरंत लिखने ही लगते हैं। अरे जो जरूरी होता है वो तो हम आपको स्वयं ही लिखा देते हैं। जैसे आपको नेपोलियन साम्राज्यवादी था,
बहुत बड़ा साम्राज्य यूरोप महादेश के भीतर बहुत बड़ा साम्राज्य जीत करके स्थापित कर लिया था। वैसे ही समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, जिस वजह से उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या समुद्रगुप्त को उत्तर भारत का भी नेपोलियन कहा जाता है। उसी प्रकार से चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी था। युद्ध के माध्यम से पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, इंडोनेशिया को जीत करके, मलेशिया को जीत करके, बंगाल को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। तो बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, जिस कारण चोलकालीन शासक राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो चोल काल में नोट पलटिएगा या कॉपी पलटिएगा, जहां पर भी नोट में ही हम चाहेंगे कि जहां पर राजेंद्र प्रथम के विषय में लिखा हुआ है वहीं पर अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो यह चीज आपके लिए ज्यादा फायदामंद रहेगा। ठीक है, तो चोल काल में राजेंद्र प्रथम के विषय में जहां लिखा हुआ है वहां पर जाकर के आप लिख लीजिए, दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। लिख लिए? हाँ, चलिए अब इसके बाद नोट में आइएगा। तो इसके बाद नोट में क्या है? इसके बाद नोट में आगे है कश्मीर, कश्मीर के राजवंश। तो अब जो है हम लोग कश्मीर के राजवंश के विषय में पढ़ते हैं, कश्मीर के राजवंश। ठीक है, गुरुजी लोग आ जाइए। देखिए, जैसे बंगाल और बिहार में पाल वंश और सेन वंश के शासकों ने शासन किया। बड़ी बतियाते हैं, 1 2 3 4, चौथा बेंच पर 1 2 3 4 5 6 7, छठा और 7वां नंबर की लड़की 9 10, छठा और 7वां 9 10। खूब बतिया रहे हैं आप लोग, भरम में रहते हैं कि हम आपको नहीं देख रहे हैं। अब गुस्सा दिलाइएगा तो हम कुटियो देंगे। हमको कुटने में भी कोई दया मया नहीं है, समझ गए? तो एकदम प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार से समझिए, और नहीं तो कुटाई हो जाएगा, समझे? आगे आइए। जिस प्रकार से बिहार और बंगाल में पाल वंश और सेन वंश का शासन रहा है, पहले पाल का शासन फिर सेन वंश का शासन, उसी प्रकार से कश्मीर के क्षेत्र में कारकोट, उत्पल, लोहार, इन 3 राजवंशों का शासन रहा है। कारकोट, उत्पल, लोहार, लोहार, इन राजवंशों में कश्मीर के भीतर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वह कारकोट वंश है। कारकोट वंश है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर के भीतर शासन करने वाला अगला राजवंश है उत्पल वंश, उत्पल वंश। और फिर कश्मीर के भीतर शासन करने वाला अगला राजवंश है लोहार वंश, लोहार वंश। ये जो तीनों राजवंश है, ये जो तीनों राजवंश है, ये तीनों राजवंश क्रमवार तरीका से शासन किया। बताइए,
मौर्योत्तर काल में और प्राक मौर्य काल में। प्राक मौर्य मतलब मौर्य से पहले, मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद। प्राक मौर्य काल में 2 विदेशी आक्रमण हुआ और मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुआ। प्राक मौर्य काल में जो 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं, उसमें पहले कौन हुआ, बाद में कौन? पहले ईरानी, बाद में ईरानी आक्रमण कब? 516 ईस्वी, यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व। और मौर्योत्तर काल में जो 4 विदेशी आक्रमण हुआ, उसका क्रम हिंद, यमन, शक, पहलव और कुषाण। ऐसे कीजिए तो। खैनी खाते हैं ना? ये पक्का खैनी खाता है। खैर कोई बात न है, कोई बात नहीं। देखिए सुनिए, जीवन एक के बार ने मिला है जी, सब चीज कीजिए। खैनी खाने से दिमाग काम करता है, समझे? कोई बात ना है, लेकिन क्लास में ना, ठीक है? चलिए, जिस प्रकार से आप जानते हैं, आप याद रखे हुए हैं, आपने जवाब भी दिया है। मौर्योत्तर काल में जो 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं, उसका क्रम है हिंद, यमन सबसे पहले, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। उसी प्रकार से कश्मीर के भीतर शासन करने वाले राजवंशों में सबसे पहले कारकोट वंश, कारकोट के बाद उत्पल, उत्पल के बाद लोहार। इस क्रम को आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा ना, तो क्रम पूछा गया है, क्रम पूछा गया है और पूछा जाता है। इसके बाद जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग राजवंशों के विषय में जानकारी हमें अलग अलग साहित्य देता है, अलग अलग राजवंशों के विषय में जानकारी हमें अलग अलग साहित्य देता है। उसी प्रकार से जो कश्मीर के राजवंश है, उसके विषय में जानकारी हमें कलहन का राज तरंगनी देता है। कश्मीर के राजवंश के विषय में जानकारी हमें कलहन का राज तरंगनी देता है। कलहन का राज तरंगनी के रचयिता कलहन है, कलहन है। और जानते हैं, जो राज तरंगनी है, यह भारत का प्रथम पक्षपात रहित साहित्य है, जिसमें राजा के गुण और अवगुण दोनों की चर्चा है। जैसे देखिए, दरबारी कवि, जो कवि राजा के दरबार में रहता था, वो जो साहित्य लिखा है ना, वो तो सिर्फ गुणगाने किया है, वो सिर्फ गुणगान किया है। जैसे गोदी मीडिया हमेशा मोदी 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 मोदी, क्या? वहीं कुछ मीडिया है, द वायर हो गया, न्यूज लॉन्ड्री हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया। उसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ा, उसका रास्ता जो है ना, थोड़ा वो भी जो है पूरा जो कहिएगा निष्पक्ष है ना, वो भी पूरा निष्पक्ष ना है। अच्छा पत्रकार है, रवीश कुमार अच्छा पत्रकार है, इसमें कोई शक नहीं, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा मोदी जी का विरोध करने लगा है, ठीक है? तो ज्यादा कुछ भी जहर है, ठीक है? ज्यादा कुछ भी जहर है, तो इसलिए रवीश कुमार का नाम, वो पत्रकार है, उसको मुंह तोड़ देंगे। पत्रकारिता का पौ जानता है वो? क्या अकलोल बकलोल का नाम ले रहे हैं आप लोग? चलिए, पत्रकारिता का जो पौ भी नहीं जानता है, वो सबका नाम ले रहे। सुनिए, जो
राजतरंगिणी है, जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी पक्षपात रहित साहित्य है, इसलिए राजतरंगिणी का काफी ज्यादा महत्व है। राजा के गुण, अवगुण, दोष, हर चीज की चर्चा है। और इसमें टोटल 8 तरंग है, टोटल 8 तरंग है, और टोटल 8000 श्लोक है। 8000 श्लोक है, 8000 श्लोक है, 8 तरंग और 8000 श्लोक है। इसमें देखिए, जो आपको कारकोट, उत्पल और लोहार वंश है, कारकोट वंश की स्थापना तो 627 ईस्वी में हुआ है, 627 ईस्वी में हुआ है। तो क्या कारकोट वंश से पहले कश्मीर में राजवंश नहीं था? लेकिन उन राजवंशों की बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध है नहीं। अब इन राजवंशों के भी विषय में जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन राजवंशों के भी विषय में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब जो राजतरंगिणी में टोटल 8 तरंग है, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा तरंग हमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी देता। कश्मीर के प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। चौथा, पांचवा, छठा, यह हमें कारकोट वंश और उत्पल वंश के विषय में जानकारी देता है। कारकोट वंश और उत्पल वंश के विषय में जानकारी देता है। और 7वां और जो 8वां तरंग है, यह हमें लोहार वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें लोहार वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। लोहार वंश, लोहार वंश। अब देखिएगा, कश्मीर के राजवंशों में जो कारकोट वंश है, कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। जो कारकोट वंश है, इस कारकोट वंश की स्थापना किया था किसने? दुर्लभ वर्धन ने, दुर्लभ वर्धन ने। और यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कारकोट वंश के शासक जब दुर्लभ वर्धन थे, उस समय वेनसोंग, वेनसोंग जो कि चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, चीन का रहने वाला था। चीनी यात्री वेनसोंग कारकोट वंश के शासक दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर की यात्रा पर आया था, कश्मीर की यात्रा पर आया था, कश्मीर की यात्रा पर। देखिए, यहां पर एक बात बताते हैं जो नोट में अलग अलग जगह है। वेनसोंग कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कांची तक की यात्रा किया था। वेनसोंग जब भारत में था ना, उस समय कश्मीर में कारकोट वंश का शासन, शासक दुर्लभ वर्धन, शासक दुर्लभ वर्धन। पूरे उत्तर भारत में वर्धन वंश का शासन, शासक हर्षवर्धन, शासक हर्षवर्धन। कर्नाटक और महाराष्ट्र में चालुक्य वंश का शासन, शासक पुलकेशिन द्वितीय, शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और केरला तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लवों का शासन, पल्लव वंश का शासन, और शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन 630 से 668, हर्षवर्धन का शासन 606 से 647, फिर पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642, 609 से 642, और दुर्लभ वर्धन का शासन 627 से 632, 627 से 632। और वेनसोंग भारत आया था। अगर हम वेनसोंग की बात करें तो वेनसोंग जो है आपको भारत आया था 630 में, 630 से लेकर 644 तक रहा था, 630 से लेकर 644 तक रहा था। जैसे
आज के सेशन में हम आपको याद करवाए हैं एगो बात, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रत्येक राजवंश का पहला पहला शासक कौन, याद करवाए हैं ना। वैसे ही इसको भी सम्मिलित रूप से जो है आप याद कर लीजिएगा, मतलब। और हाँ, ये भी बात ध्यान में रखना है, वेनसोंग सबके दरबार में गया था, वेनसोंग सब राज का यात्रा किया था लगभग, समझ गए। तो राजवंश भी बता दिए हैं, शासक भी बता दिए हैं, इसको आप याद रखिएगा। हाँ तोरी के, अरे याद रखिए ना महाराज, फोटो नोट में हर चीज है, लेकिन कोई यहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, समझ गए। ले लिए फोटो, हल्ला मत कीजिए, ले लिए। तो आईपीएल देखते हैं ना खूब, आईपीएल मत देखिए, जीवन बर्बाद कर देगा वो, समझे। ऐसे ही जीवन बर्बादे है क्या, है कि ना। हो गया गुरुजी लोग। चलिए अब देखिएगा, दुर्लभ वर्धन के बाद जो है इस राजवंश में कई शासक हुए, जैसे दुर्लभक हो गया, जयापीड हो गया, तारापीड हो गया, ये तमाम इस राजवंश के शासक हुए। ललितादित्य मुक्तापीड हो गया। तो कारकोट वंश के सभी शासकों में कारकोट वंश के जो सबसे महान शासक हुए, कारकोट वंश के सबसे महान शासक आपको हुआ ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट वंश के सबसे महान शासक हुए। इन्होंने कश्मीर में नर नारायण मंदिर, कश्मीर में मार्तंड मंदिर, कश्मीर में मार्तंड मंदिर, ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा जो है कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया, मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन इस राजवंश के अंतिम शासक हुए आपको जयापीड। अंतिम शासक कौन हुए, जयापीड। इस वंश के बाद अगला राजवंश जो कश्मीर में शासन करना शुरू किया हुआ था आपको उत्पल वंश। और जो उत्पल वंश है, उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने किया था। जो उत्पल वंश है, उत्पल वंश की स्थापना किसने किया था, अवंती बर्मन ने। और अवंती बर्मन ने कश्मीर के भीतर अवंतीपुर नामक एक शहर को बसाया था, अवंतीपुर नामक एक शहर को बसाया था। और इस उत्पल वंश की ही एक रानी बनी थी, रानी दिग्घा। रानी दिग्घा, रानी दिग्घा 980 ईस्वी में कश्मीर की शासिका उत्पल वंश के अंतर्गत बनी थी। और रानी दिग्घा का निधन 1003 ईस्वी में हो गया। और 1003 ईस्वी में रानी दिग्घा के निधन होने के बाद कश्मीर के अगले शासक संग्राम राज बने। लेकिन संग्राम राज ने उत्पल वंश के स्थान पर एक नए राजवंश लोहार वंश के शासन की नींव डाली। और जो लोहार वंश है, लोहार वंश की अगर हम लोग बात करें तो जो लोहार वंश है यह कश्मीर के भीतर शासन करने वाला अंतिम राजवंश है। और इस राजवंश की स्थापना किया था आपको संग्राम राज ने। संग्राम राज ने जो है आपको इस राजवंश की स्थापना किया था। और इसी लोहार वंश के एक शासक थे श्री हर्ष। इसी लोहार वंश के जो है एक शासक थे, कौन, आपको श्री हर्ष। श्री हर्ष इस लोहार वंश के एक शासक थे। और श्री हर्ष विद्वान था, कवि था। लेकिन इनके समय जो है कश्मीर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, विद्रोह होने लगे थे जिसको ये संभाल नहीं पाए थे, जिस वजह से श्रीहर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो, श्रीहर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, नीरो कहा जाता है। और इसके बाद जो है जो श्रीहर्ष है, इसी के दरबार में रहता था कलहन। कलहन जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की है, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की है, कलहन इन्हीं के दरबार में रहता था। लेकिन कलहन ने इनकी आलोचना की, इनमें जो गुण था वो गुण बताया, इनमें जो अवगुण था वो अवगुण बताया। तो श्रीहर्ष का ही आश्रित कवि था आपको कलहन। श्रीहर्ष का ही आश्रित कवि कौन था, कलहन। और इसके बाद जो लोहार वंश है, लोहार वंश के अंतिम शासक हुए जय सिंह। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन हुए, जय सिंह। जय सिंह लोहार वंश के अंतिम शासक हुए। और जय सिंह के शासनकाल से ही राजतरंगिणी का इतिहास भी समाप्त हो जाता है। राजतरंगिणी का जो अंत होता है
वह जयसिंह के शासन के अंत होते ही राजतरंगिणी का अंत हो जाता है। राजतरंगिणी का अंत हो जाता है और इसके बाद जाकर बाद में जिस प्रकार से बिहार और बंगाल में तुर्की मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ, उसी प्रकार से कश्मीर में भी तुर्की मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ। और तुर्की मुसलमानों ने जो शासन किया, उन तुर्की मुसलमानों में एक तुर्की मुसलमान था, उनका नाम था जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन जो कि सबसे कल्याणकारी शासक साबित हुए थे, जिस वजह से जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन। क्लियर है? तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब आइए आप मेरे साथ इसको याद करते हैं। आइए तो कश्मीर के भीतर जितने राजवंशों ने शासन किया, उसका क्रम क्या है? कश्मीर के भीतर सबसे पहले कौन राजवंश, उसके बाद क्लियर। कश्मीर के राजवंश के विषय में जानकारी या कश्मीर के इतिहास के विषय में कौन? राजतरंगिणी रचयिता कितने तरंग है, कितने श्लोक है, कितने श्लोक है? कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी कौन कौन तरंग? 1, 2 और कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी कौन कौन तरंग? 1, 2 और कारकोट और उत्पल वंश के विषय में जानकारी 4, 5 और लोहार वंश के विषय में जानकारी, लोहार वंश के विषय में जानकारी। अच्छा, कारकोट वंश के संस्थापक, कारकोट वंश के संस्थापक, सबसे महान शासक। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कारकोट वंश के अंतिम शासक। कारकोट के बाद कौन वंश का शासन? कौन वंश? उत्पल वंश के संस्थापक, उत्पल वंश के संस्थापक। चलिए, उत्पल वंश के बाद कौन वंश? लोहार वंश के संस्थापक, लोहार वंश के संस्थापक। और श्रीहर्ष कौन वंश का था? कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता? कल्हण किसके दरबार में रहता था? लोहार वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक। किसके शासन के अंत होने से राजतरंगिणी का अंत हुआ माना जाता है? और इसके बाद कश्मीर में कौन मुस्लिम का शासन था? सभी तुर्की मुस्लिम शासकों में सबसे कल्याणकारी शासक जैन उल। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर। घर पे जाना है, सोने से पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेना है। रविवार को छुट्टी रहता है, पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का एक बार रिवीजन। इधर उधर भटकना, रूम में 7 से 8 घंटा पढ़ना, सेट मारना, सब चीज करना है। चलिए गुरुजी लोग अब आइए, होमवर्क है। वहां लिखा हुआ है गर्ल्स ओनली गर्ल्स। वो लड़की है का? जाने दीजिए, जाने दीजिए, चला गया, जाने दीजिए, रोकिए ना, दीजिए। क्या था इसमें? योजना पूरा। चलिए इसके बाद अब आगे सुनिए, अगला होमवर्क है इसमें। सेट नंबर 2 पेज नंबर 35 पे आ जाइए। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 11/3/2018 द्वितीय पाली स्मृति पर आधारित। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? बांकीपुर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। ये वाला चैप्टर करके आना है। शांति शांति शांति। इस बुक से होमवर्क है। पचास तक? अच्छा ठीक है, ठीक है, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक। दूसरा सेट 1 से लेकर
इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? बांकीपुर। और 50वां क्वेश्चन भी बता देते हैं। 50वां क्वेश्चन है, कहां एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? जयपुर। कर लीजिएगा ना। आगे घटना चक्र में दीजिए। घटना चक्र में क्या दिए थे? 6 नंबर पूरा। अगला होमवर्क है 7 नंबर, जलवायु, मानसून वर्षा शीतकालीन वर्षा। मानसून वर्षा शीतकालीन वर्षा 7 नंबर। हाँ, चैप्टर नंबर 7। घटना चक्र से या पूर्वावलोकन से चैप्टर नंबर 7। भारत का भूगोल पूर्वावलोकन चैप्टर नंबर 7 जलवायु। अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? करते हैं होमवर्क, करते हैं घटना चक्र। मम्मी कसम, मम्मी कसम कौन कौन करते हैं बोलिए तो, हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, जो जो करते हैं उन्हीं को खड़ा करेंगे। खड़ा हो जाइए आप। बताइए, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आप कहां जवाब दिए? अच्छा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। कौन नदी पर है? राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन नदी पर है? बेतवा नदी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी। चंबल नदी किस प्रकार के नदी के उदाहरण? पूर्ववर्ती, अनुगामी, अध्यारोपित। बैठ जाइए, करते हैं होमवर्क। अच्छा, आज भूल गए थे। खड़ा हो जाइए आप। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर? कानपुर। अच्छा, खड़ा हो जाइए। उज्जैन कौन नदी के तट पर? अच्छा छोड़िए। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? हाँ? क्या पता नहीं? लिद्दर नदी। कौन नदी? हाँ, तो पता नहीं तो बैठिए। हाँ? हुंडरू प्रपात कौन नदी पर? हाँ? स्वर्ण रेखा। बैठ जाइए। अरे चश्मा वाला खड़ा हो जाए। अल्लाह नहीं। बोलिए, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दूसरा पूछे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ। खड़ा रहिए आप। चलिए। हाँ, क्या नहीं पढ़े हैं? मार खाइएगा। खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। खड़ा होइए। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड। किसको कहा जाता है? रूपकुंड। चलिए, खड़ा हो जाइए। बर्फ से ढकी झील घेपन कहां स्थित है? कहां? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलिए, इधर खड़ा हो जाइए। खड़ा होइए। कयाल क्या है? केरल के लेगुन है। आप थोड़े बोले, हम बोल रहे हैं। ठीक है।
चलिए इधर खड़ा हो जाइए, गुरुजी खड़ा होइए। चित्रकोट जलप्रपात किस जिला में है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ के, व्हाइट टी शर्ट खड़ा हो जाइए, खड़ा रहिए। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर है। कौन नदी पर है? हसदो, हसदो नदी पर है। चलिए उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए उधर। हाँ हाँ। दूध सागर जलप्रपात कौन नदी पर है? आगे वाली बैठिए ना, आगे वाली बैठ। दूध सागर जलप्रपात कौन नदी? मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर है। पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग को, और क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 7। और है वहां पे रोकिए, लड़का को रोकिए, पहले लड़की निकलेगी तब लड़का लोग निकलेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइए, लड़की को निकलने दीजिए। लड़की लोग निकल जाइए, तो आप लोग लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे, खुश रहिए। लड़की लोग निकल जाइए जल्दी से, लड़की लोग निकलिए पहले। लड़का लोग रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। इधर गेट बंद है ना जी? हाँ, लड़की को निकलने दीजिए। घर पे जाके मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है? खुश रहिए। लड़की को निकलने दीजिए गुरुजी लोग, बस 1 मिनट में निकल जाएगी। ये सब है, हल्ला मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ये गलत बात है, गलत बात है। हल्ला नहीं कीजिए। कितना बढ़िया है आप लोग, कितना सुंदर है, बताइए हल्ला करके। बताइए आप लोग को हम पीटते भी हैं नहीं? तब चलिए लाइव काट दीजिए अब।